सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले पर चर्चा करेंगे, जो इस समय पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गया है। ठीक, तो ये फैसला क्या है और इसमें क्या कहा गया है? तो आपने शायद सुना होगा कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महिलाओं से संबंधित एक केस में फैसला दिया हुआ है कि भाई जो किसी महिला या बच्ची के स्तन को पकड़ लेना या उसके पजामे के नाड़े को तोड़ देना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक, बड़ा दूरगामी फैसला है और बड़े दूर तक प्रभाव वाला ये फैसला है। और आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस संदर्भ में न्यायपालिका ने ये कहा है और क्यों इस फैसले की इस देश में आलोचना हो रही। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए ये अभी लेटेस्ट ये फैसला है और इसमें बताया जाता है कि भाई जो न्यायपालिका है उसने ये फैसले में कहा है कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ना यानी स्तन की बात हो रही है और सलवार का नाड़ा तोड़ देना बलात्कार की कोशिश नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है। अब किस संदर्भ में किस केस में ये फैसला है, तो मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ कि मामला जो है एक केस से संबंधित है, एक महिला बच्ची के केस से संबंधित मामला था और ये अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया हुआ था। मामला क्या है देखिए, तो मामला 2021 का है, 10 नवंबर 2021 का। बताया जाता है कि महिला अपनी क्या बोलते हैं नंद के घर से वापस आ रही थी और साथ में उसकी 14 साल की छोटी नाबालिग बच्ची भी थी। ठीक है। अब ये महिला घर से वापस आ रही थी और रास्ते में उसे गाँव के ही 2 लोग मिल जाते हैं। एक का नाम पवन रहता है, एक का नाम आकाश रहता है। ये उस महिला को उसकी बच्ची को 14 साल की बच्ची को लिफ्ट ऑफ़र करते हैं कि मोटरसाइकिल में बैठ जाइए, सुरक्षित घर तक पहुँचा देंगे। तो ये महिला बच्ची को पवन और आकाश की मोटरसाइकिल पे बिठा देती है। बाद में इस महिला के बयान के अनुसार कुछ दूर जाने पर ये क्या बोलते हैं पवन रहते हैं और ये जो दूसरा इनका साथी रहता है, ये आकाश और पवन ये क्या करते हैं, बच्ची को कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल रोक लेते हैं और एक सुनसान जगह पे जाके क्या बोलते हैं, उसे घसीट लेते हैं और देखिए मोटरसाइकिल को रोक लेते हैं देखिए और आरोपी बच्ची को बिठा लेते हैं और गाँव के रास्ते पर मोटरसाइकिल रोक देते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और फिर आरोपी बच्ची के निजी अंग दबाने लगते हैं, मतलब स्तन दबाने की बात हो रही है और आकाश ने नाबालिग को घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की और उसके पजामे का नाड़ा भी तोड़ दिया। ये पूरे बयान इस महिला ने दिए हैं, इसकी नाबालिग 14 साल की बच्ची के संदर्भ में। नाबालिग बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीछे से ट्रैक्टर से आ रहे सतीश और भूरा मौके पे पहुँच जाते हैं और ये दोनों जो आरोपी रहते हैं, ये उन्हें पिस्तौल दिखाते हैं, पिस्तौल तान देते हैं और फिर धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाते हैं। तो मामला ये है कि भाई 2 पुरुष हैं। वो दोनों पुरुष एक 14 साल की बच्ची के स्तन दबाने यानी उसके प्राइवेट पार्ट को छूने ज़बरदस्ती और उसके पजामे के नाड़ा तोड़ने के प्रयास का उनके ऊपर केस चल रहा था। ठीक? अब ये महिला शिकायत दर्ज करवाने जाती है। पहले तो इन आरोपियों के घर पे जाती है, वहाँ उनके घरवाले इनके साथ गाली-गलौच करते हैं, बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने जाती है, पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती, तो बाद में ये महिला अदालत का रुख करती है। तो ये पूरा मामला है। फिर 2021 में कोर्ट जो है इस मामले को संज्ञान में लेता है, आरोपियों के खिलाफ जो रहते हैं उनके खिलाफ क्या बोलते हैं गवाही को रिकॉर्ड पे गवाही देने के लिए समन जारी किए जाते हैं और ये केस जो पूरा चलता रहता है देखिए आईपीसी धारा जो है ये 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट जो है उसकी धारा 18 के तहत ये केस दर्ज किया जाता है और किसके ऊपर आरोपी पवन के ऊपर और आरोपी आकाश जो रहता है उसके ऊपर आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए जब उन्हें बुलाया जाता है न्यायालय के द्वारा तो वो आरोपी जो होते हैं समन के आदेश से इनकार कर देते हैं और हाई कोर्ट में एक रिवीजन याचिका डाल देते हैं कि हमारे ऊपर एक केस चल रहा है, इसमें धाराएँ गलत लगाई गई हैं, इन्हें हटाया जाए, इस तरह की रिवीजन याचिकाएँ लगा देते हैं। ठीक है। यानी आरोपी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों को दोबारा से विचार करना चाहिए और उसके बाद ये जो
धाराएँ गलत लगी हैं, मतलब इनके ऊपर कठोर धाराएँ लगी हैं बलात्कार वगैरह की, इनको रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में बैठे रहते हैं ब्राह्मण देवता जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। अब मिश्रा जी का न्याय देखिए, ठीक है? तो मिश्रा जी की सिंगल पीठ रहती है, उसके पास ये केस आता है। अब मिश्रा जी जो हैं, इसमें न्याय देंगे, पर कुछ सवाल-जवाब भी होते हैं आरोपी, वादी-प्रतिवादी के वकीलों के बीच में, और उसके बाद फाइनली मिश्रा जी अपना इस पे निर्णय देते हैं। और इसमें जो आरोपी रहते हैं, उनके वकील ये भी कहते हैं कि भाई, एक पुरानी रंजिश के तहत ये झूठा केस उनके ऊपर दर्ज किया गया है। ये सब बात भी वहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है, पर इन सब मामलों के होते हुए अंत में हमारे प्रिय मिश्रा जी इस फैसले में, क्या बोलते हैं, अपील पर अपना निर्णय सुनाते हैं, और यही निर्णय जो है मिश्रा जी का पूरे देश में इस समय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। तो देखिए, महान मिश्रा जी का महान न्याय क्या है, या निर्णय क्या है, देखिए। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस आधार पर रेप की कोशिश के चार्ज को हटा दिया, ठीक है? तो देखिए, मामला ये था कि हाई कोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के तहत धारा 18 के तहत लगे आरोपों को हटा दिया। 376 यानी बलात्कार और का आरोप हटा दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के साथ गंभीर किस्म के अपराध करने का भी इन्होंने हटा दिया। अब उन पर धारा 354 बी यानी नग्न करने के इरादे से और हमला करने, आपराधिक बल का प्रयोग का केस चलेगा, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9, 10 नाबालिग को गंभीर यौन हमला करने के तहत मुकदमा चलेगा। ठीक है। साथ ही निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर जो गंभीर उन पे बलात्कार की धारा थी वो हटा दी गई, प्रयास की धारा हटा दी गई, और पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराएँ जो थी वो हटा दी गई, और उन पे कुछ सरल धाराएँ यानी कुछ आसान धाराएँ पूर्व के मुकाबले लगाने के आदेश दे दिए गए। अपने फैसले में जो मिश्रा जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई, आरोपी पवन और आकाश पर ये आरोप है कि उन्होंने पीड़ित की छाती पकड़ी यानी स्तन पकड़े, आकाश ने उसके पजामे की डोर तोड़ दी यानी उसका नाड़ा तोड़ दिया, और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। गवाहों के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाग गए, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का इरादा बलात्कार करने था। मिश्रा जी का न्याय देखिए, मतलब माइटी मिश्रा जी, ब्राह्मणों में तो न्यायिक चरित्रों की भरमार है। मतलब एक बच्ची 14 साल की, जिसे दो आरोपी पकड़ के ले जाते हैं, एक उसके स्तन दबाता है, एक पजामे का नाड़ा खींचने की कोशिश करता है, उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, और मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई, इस पूरे मामले में देखिए, आरोप ये है कि एक ने छाती पकड़ी यानी स्तन दबाए, दूसरे ने पजामे का नाड़ा तोड़ा, पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने से ये पता नहीं चलता कि उनका इरादा बलात्कार करने का था। भोले भाले मिश्रा जी देखिए, मतलब नाड़ा खोलना पजामे का, स्तन दबाना, नीचे खींचने की कोशिश करना, बलात्कार करने का इरादा जाहिर नहीं हो पाया मिश्रा जी के सामने। आगे फिर देखिए, शिकायत या गवाहों के बयान से ऐसे कोई आरोप नहीं है कि आकाश ने पीड़ित के पजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद खुद उत्तेजित होकर कोई और अश्लील हरकत की हो। ओहो हो! तो दर्शकों, इस अफरा-तफरी में ये भी सिद्ध करना था बेचारी उस बालिका को कि भाई, आकाश जो था उसने पजामे का नाड़ा भी तोड़ा और फिर उत्तेजित हो गया और कोई अश्लील हरकत की हो उसने, देख लीजिए, ठीक। तो ये भी बड़ा भाई समझिए, मिश्रा जी का लॉजिक भी है जबरदस्त। नाड़ा ही तो तोड़ा हुआ है, स्तन ही तो दबाए हुए हैं, ठीक। इससे बलात्कार कैसे सिद्ध हो जाएगा? बलात्कार का प्रयास कैसे सिद्ध हो जाएगा? अब नाड़ा तोड़ने के बाद कुछ उत्तेजित हरकत भी करनी चाहिए थी। देखिए, गजब का लॉजिक है, ठीक। आगे देखिए, गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि पीड़ित के कपड़े उतर गए और वह नग्न हो गई। यह भी आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़ित के साथ कोई जबरदस्ती या यौन संबंध बनाने की कोशिश की। अब ये भी देख लीजिए, जो गवाह थे, उन्हें वो नंगी मिलनी चाहिए थी, तब मानते मिश्रा जी। मतलब उस नाड़ा ही तोड़ा है अकेला, ये कह रहे हैं, इतने से थोड़ी अपराध हो जाता। नाड़ा क्यों तोड़ता है कोई, ये तो सब समझा जा सकता है, लेकिन मिश्रा जी नहीं मान रहे कि किसी बच्ची का, लड़की का नाड़ा कोई पुरुष पजामे का क्यों तोड़ता है, ठीक। ये मिश्रा जी मानने को तैयार नहीं है, ठीक। और वो उसे प्रयास के रूप में भी नहीं ले रहे, बलात्कार के प्रयास के रूप में भी नहीं ले रहे। नंगी मिलती या नाड़ा तोड़ने के बाद कुछ उत्तेजित घटना होती, तब मानते मिश्रा जी। कुल मिलाकर मिश्रा जी का ये कहना है कि जब तक योनि में लिंग घुसेड़ ना दिया गया होता, तब तक मिश्रा जी ये मानने को तैयार नहीं है कि बलात्कार का प्रयास है। कुल मिलाकर बात हमें ये समझ में आई। अन्यथा तो किसी बच्ची के पजामे का नाड़ा तोड़ना, नीचे घसीटना, ये सब पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था अगर उसे बचाने वाले बीच में ना पहुंचे होते तो, ठीक।
हम तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं जो इस केस में है। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है फिगर इन्हीं के आधार पे मिश्रा जी ने न्याय दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, आगे फिर देखिए, पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और केस की स्थिति से ये नहीं लगता कि वह बलात्कार की कोशिश का मामला है। बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाने के लिए साबित करना जरूरी है कि केवल तैयारी के आगे बढ़ चुके थे। ओहो हो, तो दर्शकों ये भी देखिए, मिश्रा जी कह रहे हैं किसी बच्ची को जबरदस्ती खींच लेना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ देना, उसके स्तन पकड़ लेना, ये थोड़ी इससे बलात्कार करने का प्रयास सिद्ध नहीं होता। ठीक है, ये बलात्कार करने का प्रयास का मामला नहीं लगता मिश्रा जी को। ठीक, इतना छोटा मोटा तो ऐसे ही होता रहता है मिश्रा जी के हिसाब से, ये थोड़ी बलात्कार है। ठीक, देखिए, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि इससे उनकी तैयारी का, बलात्कार की तैयारी का प्रयास था, ये इरादा भी पता नहीं चलता। मतलब नाड़ा भी तोड़ रहे हैं, स्तंदी दबा रहे हैं, नीचे भी खींच रहे हैं, लेकिन इससे इरादा मिश्रा जी को पता नहीं चला। भाई, इरादे के लिए तो कुछ और करना जरूरी था। ठीक है, तो ये सब एक्सक्यूज देते हुए अंत में मिश्रा जी ने उन आरोपियों को उन कठोर धाराओं से, जो बलात्कार की धारा थी, पॉक्सो एक्ट की कठोर धारा थी, उससे बरी कर दिया और उन पर कमजोर धाराओं में, यानी नग्न करने की धारा और बाकी धाराओं में ये सब चलता रहेगा। ये पूरा मामला है। तो मतलब मिश्रा जी की नज़ीर ये कह रही है कि भाई फाइनली रेप या रेप के प्रयास को तभी कंसीडर किया जाएगा जब, क्या बोलते हैं, इरादा जाहिर हो जाए। मतलब अगर ऐसा हो तो 2-4 सबूत गवाह बना लिया करें, महिलाएं 4 गवाह लेके चला करें, कोई ये सब करे तो वो गवाह देख लिया करें और फिर कोर्ट में गवाही दिया करें। ठीक, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मतलब कोई इसे कैसे ही सिद्ध कर सकता है? बताइए, बलात्कार हो रहा है किसी बच्ची के साथ या प्रयास हो रहा है, तो वो कैसे 14 साल की बच्ची ये सब चीजों को सिद्ध कर सकती है या बता सकती है? ठीक, और मेन तो वही है, अब वहां क्या हुआ वो क्या बताएगी? ठीक, उसके बाद जो तथ्यात्मक हमारे पास स्थितिजन्य साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पर केस चलते हैं और जो जितना है उतने के आधार पर ही इन केसों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब देखिए, इसमें ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि मिश्रा जी इस चीज को कंसीडर करने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, यही है न्याय और ये अजीब सी स्थिति है, क्या किया जा सकता है इसमें? ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर। देखिए, अब के कानून क्या कहते हैं, भारतीय कानूनों में इसके लिए क्या प्रयास हैं? तो देखिए, जो चौथा सवाल हमारे सामने बनता है, भारतीय कानून में रेप की कोशिश के लिए क्या माना जाता है, प्रयास क्या माना जाता है? तो देखिए, एक एडवोकेट हैं आशीष पांडे जी, ये बताते हैं कि अपराध में अगर प्राइवेट पार्ट पेनिट्रेट नहीं होता है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। भले ही आरोपी किसी पीड़ित के कपड़े उतार कर नग्न कर देता है, निजी अंग दबा देता है, सलवार का नाड़ा तोड़ देता है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ये फैसला रेप की तैयारी के तहत फैसला सुनाते हुए रेप की तैयारी तैयारी बताया होगा, शायद नहीं बताया होगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये पूरा मामला है। इसमें हमारा जो कानून है वो पेनिट्रेशन होने को मानेगा, रेप मानेगा और रेप की कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं कि भले ही आरोपी किसी पीड़ित को कपड़े उतारे, नग्न कर दे, उसके निजी अंग दबाए, सलवार वगैरह तोड़ दे, ये सब उसमें नहीं होगा। पेनिट्रेशन इज द की पॉइंट। ठीक, बाकी सब तो प्रयास मतलब उसमें काउंट नहीं होता। बाकी दूसरी धाराओं में होता है पर उसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है, और इसी इसमें ये फैसला सुनाया, ऐसा ये पांडे जी कह रहे हैं। मतलब मिश्रा जी फैसला सुनाते हैं, पांडे जी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ये भी गजब की स्थिति है। देखिए, फिर 2021 में देखिए, एक अन्य केस की सुनवाई करते हुए रेप और रेप के तैयारी, रेप की तैयारी और रेप की कोशिश में फर्क बताया गया था। ये भी सुन लीजिए, मतलब ये लोग कितनी सहजता से इन बातों को करते हैं। आगे देखिए, रेप की तैयारी क्या है। इसमें अपराध की योजना बनाना, साधन जुटाना और इरादा करना शामिल है। ये अपराध शुरू में होने से पहले का चरण है और कानून इस प्रयास के लिए सजा देता है, भले ही अपराध पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो। प्रयास करने वाले को सजा दी जाती है क्योंकि इसमें भले ही गलत इरादा हो और समाज को नुकसान हो। ये तो है, प्रयास करने के लिए सजाएं हैं, लेकिन यह मिश्रा जी ने कुछ माना ही नहीं ना, उन धाराओं को ही कमजोर कर दिया। आगे देखिए, फिर रेप की कोशिश, तैयारी के बाद अपराध को पूरा करने की और सीधा कदम उठाया जाता है, तब वह कोशिश कहलाता है। अगर कोशिश नाकाम रहती है तब भी कानून सजा देता है क्योंकि इरादा और नैतिक गलती मौजूद होती है। प्रयास करना, ये भी दिखना चाहिए था भाई, ये लीगल पॉइंट्स हैं। उसके बाद देख लीजिए, इस पूरे मुद्दे पर अश्विनी दुबे, आशीष पांडे और एक और वकील हैं, वो कहते हैं कि उनके मुताबिक ये फैसला भले ही कानून के तहत सुनाया गया हो, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पर
बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये भी है, इस फैसले के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। आगे कहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि किसी लड़के के निजी अंगों को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, उसके घसीट के कोशिश करना आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के प्रयास के तहत नहीं आता, बल्कि ये धारा 354 भी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे, हमला और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एक गंभीर उत्पीड़न माना जाएगा। इससे निचली अदालतों में ऐसे मामलों में आरोप तय करने का तरीका बदल सकता है। ये भी देख लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर आरोपियों को आगे बहुत फायदा होने वाला है इस तरह की नजीरों से। रेप या रेप के प्रयास की तुलना में यौन उत्पीड़न की धाराओं में सजा कम कठोर हो सकती है। देखिए, इससे आरोपियों को कम सजा मिलने की संभावना बढ़ सकती है, जो पीड़ितों के लिए न्याय की संभावना को कमजोर कर देता है। कोर्ट ये भी स्पष्ट किया कि रेप के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को दिखाना होगा कि अपराधी की हरकतें तैयारी से आगे तक बढ़कर प्रयास की श्रेणी में थी। सख्त कसौटी भविष्य में ऐसे मामलों में दोष सिद्धि को मुश्किल बना सकती है। तो इन्होंने, देखिए, मिश्रा जी ने क्या किया, फैसले में इस तरह की व्याख्या की कि आगे भविष्य में जब रेप और रेप के प्रयास के केस आएंगे तो उनकी कसौटी यानी पैरामीटर ही इतना कठिन बना दिया कि किसी महिला को अब ये सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इक्वल टू इम्पॉसिबल है, और बच्चियों के लिए तो लगभग असंभव के करीब हो जाएगा। ठीक, और ज्यादातर आरोपी फिर बच निकलेंगे। आगे देखिए, अगर अपराधी को गले ही ऐसी ऐसी घटनाओं में रेप जैसे गंभीर आरोपों से बचाने का मौका मिल सकता है, तो यौन अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। ये यौन अपराध को बढ़ावा की बात कह रहे हैं। इसी मामले में बीबीसी की तरफ से कई महिलाओं ने अपने वक्तव्य बयान दिए हैं। इसमें कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत हैं, ठीक है, जो काफी मुखर रहती हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए, जो कानून एक औरत की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इस देश की आधी आबादी उससे क्या उम्मीद रखे। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है। उसके बाद देखिए, एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं रूपरेखा वर्मा। ये क्या बोलते हैं, वो लखनऊ विश्वविद्यालय की उप कुलपति रह चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ये कहती हैं, कम से कम ये कहा जा सकता है कि निर्णय निराशाजनक, अपमानजनक और शर्मनाक है। निराशाजनक, अपमानजनक और शर्मनाक है। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के मामले में तैयारी और प्रयास के बीच का सूक्ष्म अंतर बहुत ही अकादमिक है। ठीक है, मतलब जब पुरुषों को सजा देनी होती है तो बड़े महीन सूक्ष्म अंतर बना लिए जाते हैं, लेकिन महिलाओं को सजा देनी होती है तो कोई सूक्ष्म दृष्टिकोणों को अपनाने की बजाय बृहद दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं और सीधे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सैमा खान एक और एडवोकेट है। वो कहती है, भारतीय कानून में किसी भी आपराधिक प्रयास को पूर्ण अपराध की श्रेणी में ही देखा जाता है, बशर्त है कि इरादा स्पष्ट हो और अपराध की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हों। पजामे की डोरी तोड़ना या शरीर को जबरन छूना साफ तौर पर बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि इसका मकसद पीड़ित की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करना है। तो देख लीजिए, बड़ा स्पष्ट है और ये तो समझा जा सकता है। मतलब कोई बहुत ही बेईमान हो जाए इंसान के रूप में, वही ये बात कह सकता है कि 14 वर्ष की बच्ची के पजामे का नाड़ा तोड़ना, उसके स्तनों को दबाना, उसे जबरदस्ती घसीटना, नीचे ले जाना, मतलब इसके क्या उद्देश्य हैं? इसमें मतलब अभी शक है क्या आपको? या ये हो जाता तभी मानने वाले थे? मतलब होने पर ही मानोगे कुछ? ठीक। चलिए, ये देखिए, रूपरेखा वर्मा जी हैं और ये अपनी बात यहाँ पे रखती हैं और बताती हैं कि देखिए, फैसला सही नज़ीर पेश नहीं करेगा, इससे अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, फिर ये देखना भयावह है कि न्यायाधीश समाज के सबसे बुरे तत्वों की रक्षा के लिए इस तरह की बहुत ही सूक्ष्म अंतर का उपयोग करते हैं। यही बात मैंने की हुई है कि जब पुरुषों को न्याय देने की बात होती है तो पुरुष न्यायाधीश ब्राह्मण बैठकर बड़े ही महीन संकुचित दृष्टिकोण अपना के बाल की खाल निकाल के बचा ले जाते हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। लेकिन जब महिलाओं को सजा देने की बारी होती है तो इतनी बृहद व्याख्या करते हैं, कठोर सजा ठोक देते हैं। यही मामला दलितों के साथ होता है, सवर्णों को बचाने के मामले में। ठीक, आगे देख लीजिए। अफसोस की बात है कि आज महिलाओं के लिए न्याय के दरवाजे बहुत कठिन होते जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों से दूर करना और संवैधानिक अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता करना है। ये सब जो किया जा रहा है ना, महिला अधिकारों को कमजोर करना, उनकी स्थिति कमजोर करना, उन्हें न्याय ना देना, ये सब वास्तव में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और उनकी जो पब्लिक प्रेजेंस है उसे कमजोर करने का एक बृहद षड्यंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे उन सब चीजों को कमजोर किया जा रहा है।
आगे देखिए वो कहते हैं कि हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास को सिद्ध करने के लिए तर्क दिया कि जब तक यौन संपर्क या प्रत्यक्ष बलात्कार की कोशिश नहीं होती तब तक इसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। ये संकीर्ण दृष्टिकोण अपराध की मंशा और परिस्थिति की अनदेखी करता है। मतलब सोचिए कितना नैरो क्या बोलते हैं इसके लिए विजन अपनाया गया आरोपियों को बचाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि दूसरे कुछ मामले हैं जिनमें महिलाएं आरोपी होती हैं, वहां तो कोई नैरो विजन नहीं होता, बाल की खाल नहीं निकाली जाती, बस मोटा मोटा मान लिया जाता है चूंकि महिला है तो झूठा केस करती होगी, उठाकर जेल में डाल दो, ठीक, सॉर्टेड, कोई नैरो विजन की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए। इसके बाद देखिए दिव्या राय जो हैं वो ये कहती हैं कि देखिए एक और एडवोकेट हैं दिव्या राय, वो कहती हैं कि कानून केवल शारीरिक क्षति पर आधारित नहीं होते बल्कि ये भी दिखता है कि पीड़ितों की गरिमा और आत्मसम्मान को कितना नुकसान पहुंचा है। ऐसा फैसला न केवल पीड़िता के दर्द को नकारने जैसा है बल्कि भविष्य में अपराधियों को प्रोत्साहित करने वाला भी साबित हो सकता है। दिव्या राय इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की वकील हैं और वो ये बात कह रही हैं कि ये फैसला कानून केवल इसलिए नहीं होते कि आप क्या बोलते हैं शारीरिक क्षति और पर आधारित आप निर्णय सुनाएंगे, मानसिक क्षति और आत्मसम्मान और गरिमा भी किसी की छत विच्छुत हुई। 14 साल की बच्ची को मानसिक ट्रॉमा भी पहुंचा, ये सब उसमें काउंट, ये भी एक बलात्कार है, मानसिक बलात्कार भी कोई चीज होती है, ठीक। तो ऐसे फैसले जो हैं वास्तव में वो कहते हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद करेंगे और इस देश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो गृह मंत्री बन रहे हैं, वो सांसद विधायक बन रहे हैं, अति उत्साहित हैं, ठीक। और ये न्यायालय में बैठे लोग और इनके हौसले बढ़ा ही रहे हैं, ठीक। आगे देख लीजिए एक और जो हैं दीपिका देशवाल जी, एक और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, वो कहती हैं कि जब रेपिस्ट की मंशा रेप करने की है तो उसके लिए प्रयास भी किया गया है, तो ऐसे में सख्त रुख की आवश्यकता है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि भाई ये प्रयास था और कठोर सजाएं दी जानी चाहिए थी, पर बचा लिया गया यहाँ पे। ये पूरे मामले हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो दर्शकों देखिए कुल मिलाकर मामला ये है कि ये बात मैंने पहले भी बताई है, ऐसे केस पहली बार नहीं है, नए हैं, हमने कई स्ट्रीम की हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे महिलाओं वाले अपराधों वाले प्लेलिस्ट में कि जब पुरुषों को न्याय देने की बारी होती है तो न्याय की बड़ी संकुचित व्याख्याएं, नैरो डेफिनेशंस देकर उन्हें बचा लिया जाता है, और जब महिलाओं को सजा देने की बारी आती है तो बड़े ब्रॉड डेफिनेशंस तैयार कर ली जाती हैं, इंटरप्रिटेशंस तैयार कर ली जाती हैं और उन्हें सजाएं ठोक दी जाती हैं। यही ब्राह्मणवादी चरित्र का एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, पुरुषवाद वर्चस्ववादी व्यवस्था का एक और उदाहरण देखने को मिलता है। महिला समाज को डराने, कमजोर करने, अधिकार विहीन करने के एक प्रयास के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इस पूरे मामले का एक और पक्ष ये भी है कि ये एक मामला है अतुल सुभाष का मामला, आपने कुछ समय पहले सुना था। बड़ा पुरुषवादी समाज छाती फाड़ फाड़ के रोया था। अतुल सुहास ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किए थे और उसे कई बार कई सालों तक पेशियों पे जाना पड़ा, ठीक है। तो उसने आत्महत्या, पेशियों पे जाने से आत्महत्या कर ली और नतीजा ये हुआ कि भाई पूरा पुरुषवादी समाज एक तरफा हो गया और उन सब ने मिलके फिर फाइनली इतना दबाव बनाया कि अतुल सुहास की पत्नी, सास, साले सब जेल में गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिला अपने लिए न्याय मांग रही थी। और न्याय मांगने के इस प्रयास में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के न्यायिक व्यवस्था की ढिलाई की वजह से बरसों बरस केस चला और अतुल सुहास ने आत्महत्या कर ली। इस महिला का लेना देना नहीं था, ठीक था भी तो अगर इसने झूठा केस किया था तो उस झूठे केस में से सजा होनी थी, ठीक। अतुल सुभाष जो है सिस्टम की लथार्जी से मर गया कि सिस्टम इतना ढीला है कि बरसों बरस केसियां चलती और इसे जेल में डाल दिया गया और कोई नहीं, सब बच निकले। तो महिलाओं को सजा देनी होती है तो इस तरह से कानून, नियम कानून सब ताक के रख दिए जाते हैं और बस उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अतुल सुहास स्वयं भी कभी जेल में नहीं रहा, लेकिन इसकी पत्नी जेल में रही और इसका छोटा बच्चा है तब भी जेल में रही। और आज तक रोते हैं अतुल सुहास वाले केस में पुरुषवादी तत्व, छाती फाड़ फाड़ कर रोते हैं। लेकिन जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है, जबकि अब ये अन्याय 14 साल की बच्ची के साथ ये अन्याय हो गया, आपको कहीं कोई बात नहीं मिलेगी, कोई बात करता नहीं मिलेगा, कोई सुनाई देता नहीं, एक पुरुष रोता नहीं मिलेगा कि भाई अन्याय हो गया, इतना बुरा हो गया, कुछ नहीं, सब मौन और शांति है, ठीक। महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर समाज का एक परंपरागत स्टैंड है, वो है मौन रहना।
अब पुरुष के साथ अपराध हो जाए तो छाती फाड़-फाड़ कर रोना। यही है भारत का ब्राह्मणवादी, जातिवादी, पुरुष वर्चस्ववादी और भेदभावकारी भारतीय समाज। ठीक, यही तो सच्चाई है। तो दर्शकों ये क्या बोलते हैं आज का एक शॉर्ट वीडियो था और ये जो मामला है अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और इस पर काफ़ी चर्चा और क्या बोलते हैं वक्तव्य और प्रतिवक्तव्य आपको देखने पे वो मिल जाएँगे और ये आप इसे सुनिए, समझिए और लोगों तक पहुँचाइए। ये बड़ा अजीब-सा एक फ़ैसला है जो न्यायालय ने दिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट में बदला भी जाना चाहिए। ठीक? तो ये पूरा मामला है और इस मामले को आप थोड़ा बढ़ाइए और इसे शेयर करिए हमारे इस वीडियो को और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आप लोगों के साथ देने के लिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।